हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 है ये। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के का डेफिनेशन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं। ठीक है, कि शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा पॉइंट पढ़ लिया चैप्टर से और जल्दी से चैप्टर ख़त्म कर लिया। तो देखो, शॉर्टकट पढ़ाई में यूज़ तो बिल्कुल मत करो। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो किसी और चीज़ के लिए यूज़ करो। तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ शॉर्टकट ना अपनाएं, डिटेल से पढ़ें, सारी चीज़ों को पढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि आप उस चैप्टर का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता हो तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो टाइप्स होते हैं उसमें जो पहला टाइप है वो है आयनिक सॉलिड। अब ये आयनिक सॉलिड क्या होता है? तो ये कुछ इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जिनसे मिलकर ये सॉलिड बने होते हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर, वो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड को ले लो, ये है एक आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो इसका जो अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये उस अरेंजमेंट में जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं सोडियम के आयन यानी कि कैटायन और क्लोरीन के एनायन। ठीक है, अब ये जो सॉलिड होते हैं इनके कुछ लक्षण होते हैं। पहला तो ये कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। और इसी वजह से इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। दूसरा ये कि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, यानी कि जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होंगे, क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं तब वो मूव फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। समझ रहे हो, नॉट फ्री टू मूव। लेकिन मोल्टेन स्टेट में ये बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इस स्टेट में इनके जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव होने के लिए। तीसरा ये है कि ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि घुल जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होते हैं, नहीं घुलते नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही हुई कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। तो देखो, पोलर और नॉन पोलर के लिए एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपको समझना है पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो जानकारी है वो दे देता हूँ। तो देखो, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इनका सबसे पहले तो ऐसे समझो कि 2 एटम है। ठीक है, ये एक ये है, एक ये है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना और ये बन गया एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना ये है कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि मैं आपको बता दूं पोलर मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड में ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया है? ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है। अब तुमको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना होगा? शेयरिंग से बना होगा। कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के शेयर से बनता है। इस एटम ने और इस एटम ने एक दूसरे को अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा और फिर ये बॉन्ड बना होगा। ठीक है, अब होता ये है पोलर मॉलिक्यूल में, मान लो कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हुआ ये कि ये वाला जो एटम है, हम मानते हैं कि ये वाला एटम जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की एबिलिटी। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में देखोगे, कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करते हैं एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तुम मान लो हाइड्रोजन फ्लोराइड को, बेस्ट एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन ले लो और फ्लोरीन को ले लो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बनाइए कोवैलेंट बॉन्ड, बन गया। अब इस कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे जो इन दोनों ने शेयर किए होंगे। तो पता है यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है वो
इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन तुमको कुछ डिफॉर्म होकर फ्लोरीन की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तुमको फ्लोरीन की तरफ इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई देंगे। तो आप बोलोगे कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक पोलर मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? अब देखो, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये एक तरह का वैन डर वाल फोर्स होता है। वैन डर वाल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस फोर्स को ईजाद किया था। ठीक है, अब इसी के उल्टा देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जाहिर सी बात है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कोवैलेंट बॉन्ड में वो कैसा होगा, इवन होगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं खींचने वाला। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, अब एक ऑक्सीजन ये ले लो और एक ऑक्सीजन यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो तुम्हें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड इन दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बना होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर हैं उन इलेक्ट्रॉनों को इन दोनों ऑक्सीजन में से कोई भी ऑक्सीजन अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, सिमिलर हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है इन दोनों में क्या है, सेम है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, या फिर CH हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। अब एक बात तुम्हारे दिमाग में ये आया होगा कि सर यहाँ पे CH है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ये 2 अलग अलग एटम हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? तो देखो, इसके लिए एक कंडीशन होती है जो कि तुमको यहाँ पे डेफिनेशन में दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम इज़ इवन। ये तो तुमने समझ लिया। इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ आइदर द मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स। एक तो नॉन पोलर होने की शर्त ये है कि जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेम एटम से मिलके बने होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन से ही मिलके बने हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है, एटम्स के बीच में, वो 0.5 से कम होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ये है कार्बन और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, अब इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना लिया कोवैलेंट बॉन्ड। अब तुम कहोगे कि क्या सर कार्बन जो है अपनी तरफ, कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये तो पोलर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? तो देखो, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5। कितनी होती है? 2.5। और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1। अब ज़रा तुम 2.5 से 2.1 को माइनस करो तो तुम्हारे पास आएगा 0.4। कितना आएगा? 4 आएगा, ये आएगा ना। तो देखो 0.4 ये 0.5 से छोटा है, तो ये एक शर्त है। 0.5 से अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन पोलर होगा, पोलर नहीं होगा। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से 0.5 से 0.4 से नहीं 0.5 से ज़्यादा आता तो हम कहते कि फिर ये पोलर बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको पोलर और नॉन पोलर पहचानना होगा। आगे पता है इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इसको हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, ये भी एक तरह का वैन डर वाल फोर्स ही होता है। अब ये इमेज तुमको दिखाई दे रहा होगा, मैं तुमको थोड़ा लंडन डिस्पर्सन फोर्स को डिटेल से समझाता हूँ।
ठीक है, कि कैसे ये फोर्स काम करता है। देखो, एक ये एटम है और एक ये एटम है। तुमको पता है कि एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स तैरते रहते हैं ना एटम के अंदर, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब रैंडमली कभी एक ऐसा टाइम आएगा, मोमेंट आएगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ एकत्रित हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, एक तरफ जमा हो गए जमा। अब इलेक्ट्रॉनों के एक तरफ जमा होने से हुआ क्या कि इस तरफ जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इस साइड ये पूरा देखो खाली हो गया पोर्शन, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस एटम में भी ठीक यही हुआ, एक तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन जमा होने से पार्शियल निगेटिव चार्ज हो गया और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब देखो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव है, तो इन दोनों एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव के बीच में। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। मैं इसकी एक डिटेल वीडियो पोलर नॉन पोलर की बना के डाल दूंगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो दूसरा टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? ये सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। पहले क्या थे आयनिक में? सॉलिड किससे बने थे मिलकर? आयन से मिलकर बने थे। इसमें मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये भी तीन तरह के होते हैं, एक नॉन पोलर होता है, एक पोलर होता है और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। नॉन पोलर और पोलर तो आपको मैंने बता दिया है क्या होता है, तो इसको हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं। चलो देखो, नॉन पोलर सॉलिड यहाँ पे देखो कैटेगराइज कर दिया गया है तीन अलग अलग ब्लॉक्स में, जिसमें सबसे पहले है नॉन पोलर सॉलिड। तो नॉन पोलर सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, CH4 एट्सेट्रा। ये एक्चुअली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब ये सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। और दूसरा ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरा नॉन पोलर सॉलिड का लक्षण ये है कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने की वजह से ऐसा होता है। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब पोलर सॉलिड के लक्षण के बारे में देखते हैं। पहले तो इनके एग्जाम्पल देख लो, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हैं पोलर सॉलिड, ठीक है। और ये भी सॉफ्ट होते हैं और ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक वैसे ही जैसे नॉन पोलर सॉलिड थे। इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो इनके हिसाब से, इनकी तुलना में देखा जाए नॉन पोलर सॉलिड की तुलना में तो ज़्यादा होती है, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादा होती है इनसे पर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और ये भी रूम टेम्परेचर पे गैस या फिर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब ये कैसा है सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड? तो देखो, इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंटेन हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ये इस तरह के सॉलिड होते हैं कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किससे? बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ। समझ रहे हो बात को? In this solid, the constituent particles contain hydrogen atom linked to a highly electronegative atom like fluorine, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम H2O को देख लो, पानी, इसमें हाइड्रोजन है और ये किसके साथ बॉन्डेड है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो जाहिर सी बात है अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की बात हो रही है तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जांपल अमोनिया का देख लो, NH3। इसमें देखो नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो भी बॉन्ड बनेंगे, ठीक है,
तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है जो जल्दी वेपर बन जाए, ऐसा लिक्विड जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी तुरंत वेपराइज हो जाए, उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। और ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, मुलायम होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन पोलर एंड नॉन पोलर सॉलिड। तो ये पोलर और नॉन पोलर के मुकाबले इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। समझ गए? आगे देखो। अब देखो एक टाइप है तीसरा, कोवैलेंट और नेटवर्क स्ट्रक्चर सॉलिड का। तो यानी कि कोवैलेंट टाइप ऑफ सॉलिड, तो ये किस तरह के सॉलिड होते हैं? दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल। तो ध्यान रहे ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये सॉलिड जिस पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है। जैसे कि कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है। और ये पूरे क्रिस्टल में एक दूसरे से ऐसे नेटवर्क, देख रहे हो नेटवर्क स्ट्रक्चर, ऐसे लिंक्ड होते हैं। ये देखो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, एक कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन से लिंक्ड होगा। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे कि ये बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और डायरेक्शनल होता है। ठीक है। डायरेक्शन होता है इनके कोवैलेंट बॉन्ड का, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। और ये जो है इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होती है, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं ये। और ये इंसुलेटर होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया इंसुलेटर, ठीक है, कि ये इंसुलेटर है, कोवैलेंट सॉलिड इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर तुम ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट भी एक ऐसा सॉलिड है जिसमें नॉन मेटल्स आपस में लिंक्ड होते हैं, लेकिन वो तो कंडक्टर होता है, तो वो अपने स्ट्रक्चर की वजह से होता है। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन केस है यहाँ पर। ठीक है। अब आगे एक देखो चौथा है, ये अगला टाइप जो है मेटालिक सॉलिड। क्या है? मेटालिक सॉलिड। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटालिक सॉलिड में वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक ऐसा सॉलिड है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन जो कि इधर उधर फ्लो करते रहते हैं। अभी आगे मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली फ्लो थ्रू आउट द मेटल क्रिस्टल लाइक वाटर इन द सी। इन मेटल में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फ्लो होते हैं जैसे कि पानी समंदर में फ्लो होते हैं। ठीक है। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो देखो ये बहुत ही हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी जो होती है ना ये बहुत हाई होती है। और ये लस्चर, लस्चर का मतलब क्या होता है पता है आपको? शाइन करना, चमकदार। और कलर्ड होते हैं। ये सॉलिड कलर्ड सॉलिड होते हैं, कुछ केसेस में आप देखोगे कि इनमें आपको कलर्स मिलेंगे अलग अलग। ये मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल आप समझते हैं क्या होता है? मैलिएबल का मतलब ये होता है कि जिसको आप पीट पीट कर हथौड़े से एक पतली चादर जैसी शीट बना सकते हो इनकी। और डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि आप इनको खींच कर, इनको स्ट्रेच करके वायर में परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है। इनका वायर बना सकते हो, जैसे कि गोल्ड देखा होगा आपने, बहुत ही डक्टाइल होता है, बहुत पतले वायर बनाए जा सकते हैं गोल्ड के। अगली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये द पॉजिटिव आयन आर क्लोजली पैक्ड। इनके क्रिस्टल जो होते हैं ना सॉलिड के, उसमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं और बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब ज़रा ये तस्वीर देखो, देख रहे हो? इसमें ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये फ्लो करते रहते हैं, ये पूरे मेटल में, सॉलिड में ये इधर उधर फ्लो करते रहते हैं, कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द ये फ्लो करते रहते हैं
पूरे इलेक्ट्रॉन का एक समंदर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कर्नल, ठीक है, कर्नल बोलते हैं। और ये होते हैं मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोबाइल का मतलब होता है घूमने वाला। अब चलो ज़रा इसको समराइज़ कर लेते हैं। तो ये देखो, ये इमेज तुमको दिखाई दे रहा होगा, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड है, हमने जो अभी आपको बताया 1 2 3 4 चार टाइप के सॉलिड्स हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं वो हैं। फिर उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डेड जो फोर्स काम करते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं और फिजिकल नेचर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको आप एक बार डिटेल अच्छे से देख लेना पूरा, ठीक है। और इसको कोशिश करना कि आप अच्छे से डायग्राम बना लो, इसको कॉपी पे इसको ड्रॉ कर लो पूरा, ठीक है, टेबल बना के लिख लो। तो चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपके लिए लैटिसेस, यूनिट सेल वगैरह वगैरह आगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।